केरल के तट पर बसे एक छोटे से नगर में रेशमा नाम की एक लड़की रहती है जिसे जिसे लहरों की आवाज सुनते हुए कहानियां बुनना बहुत पसंद है। अच्छा। और इन दिनों वो अपनी दादी के लिए एक बहुत खास कहानी लिख रही हैं। अच्छा। कहानी है एक पुराने जहाज की जो सदियों पहले केरल से मसालों की खुशबू लेकर निकला था। कहानी में सब ठीक चल रहा होता है जब तक कि एक रात समंदर में भयानक तूफान आ जाता है। आसमान पर इतने घने बादल हैं कि एक भी तारा नहीं दिख रहा और नाविक परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। और यहीं पर आकर कहानी अटक जाती होगी। हाँ बिल्कुल, रेशमा की कलम भी ठीक वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि ऐसी अंधेरी रात में जब आसमान भी रास्ता न दिखाए तो वो नाविक घर कैसे लौटेंगे। और रेशमा की यही उलझन, यही सवाल आज हमारी पड़ताल का केंद्र है। मतलब एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ये कि जब कोई रास्ता ना दिखे तब दिशा कैसे खोजी जाए। बिल्कुल। तो आज के हमारे श्रोता हमें इसी सवाल का जवाब देने के लिए चुंबकों की, कह सकते हैं, एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाएंगे। चुंबक। हाँ, हम समझेंगे कि ये साधारण से दिखने वाले पत्थर क्या हैं, इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है और कैसे कैसे इन्होंने सदियों तक नाविकों को रास्ता दिखाया। और सिर्फ नाविकों को ही क्यों, आज भी तो हमारे आसपास हर जगह है ये। वही तो, पेंसिल बॉक्स से लेकर फ्रिज पर लगे स्टिकर्स तक ये अदृश्य शक्ति कैसे काम कर रही है। तो हमारा मिशन साफ है, रेशमा के नाविकों की मदद करना और इस पूरी प्रक्रिया में चुंबक के पीछे के विज्ञान और उसके इतिहास को समझना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये चुंबकीय यात्रा। ठीक है। तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रेशमा थोड़ी खोजबीन करती है और उसे एक पुराने यंत्र के बारे में पता चलता है, चुंबकीय दिक्सूचक, जिसे हम आम भाषा में कंपास कहते हैं। हाँ, कंपस। और जाहिर है इसका राज चुंबक शब्द में ही छिपा है। स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में लोग वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले चुंबकों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें चुंबक पत्थर या लोडस्टोन कहते थे। हाँ, ये असल में मैग्नेटाइट नाम के खनिज के टुकड़े होते थे। मतलब कुदरती तौर पर ही इनमें चुंबकीय गुण होते थे। लेकिन फिर समय के साथ इंसान ने यह भी सीख लिया कि इस जादू को बनाया भी जा सकता है। अच्छा, मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट। बिल्कुल। लोहे जैसी कुछ खास चीजों को लेकर उन्हें कृत्रिम रूप से चुंबकीय बनाया जा सकता है। आज हम जो भी चुंबक देखते हैं उनमें से ज्यादातर कृत्रिम चुंबकीय हैं। और जैसा कि स्रोतों में दिखाया गया है, इन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकार भी दिए जाते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। कुछ सीधी छड़ जैसे होते हैं, कुछ यू शेप के। हाँ, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और कुछ अंगूठी की तरह गोल भी होते हैं। तो अब हमारे पास ये जादुई पत्थर तो आ गए, पर ये काम कैसे करते हैं? मेरा मतलब है, ये किन चीजों की तरफ खींचते हैं? मुझे तो हमेशा लगता था कि चुंबक हर तरह की धातु को अपनी तरफ खींचता है, जैसे लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम। नहीं, ये एक बहुत आम धारणा है। हाँ। लेकिन चुंबक यहाँ थोड़ा सेलेक्टिव है। वो हर किसी से दोस्ती नहीं करता। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही सरल सा क्रियाकलाप बताया गया है। सोचिए, हम एक चुंबक को कुछ अलग अलग चीजों के पास ले जाते हैं। एक लकड़ी की पेंसिल, एक प्लास्टिक का पेन, तांबे का सिक्का और एक लोहे की आलपिन। ठीक है, तो पेंसिल और पेन पर तो कोई असर नहीं होगा, ये तो पक्का है। तांबे के सिक्के का मुझे पता नहीं, लेकिन लोहे की आलपिन तो वो तो फौरन जाकर चिपक जाएगी। बिल्कुल सही। और यहीं हमें दो तरह के पदार्थ मिलते हैं। जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा। हाँ, और इस क्लड में सिर्फ लोहा ही नहीं है, बल्कि निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं भी शामिल हैं। इनके अलावा बाकी सब, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, यहाँ तक कि तांबा और एल्यूमिनियम भी अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक पर उनका कोई असर नहीं होता। अच्छा, तो चुंबक का अपना एक खास दायरा है, ये बात तो साफ हो गई। लेकिन यहाँ एक और सवाल आ रहा है मन में। पूछिए। जब चुंबक लोहे की आलपिन को खींचता है तो क्या वो अपने हर हिस्से से बराबर ताकत लगाता है? मतलब क्या चुंबक के बीच का हिस्सा और उसके किनारे दोनों एक जैसी शक्ति से खींचते हैं? ये सवाल हमें चुंबक के स्वभाव के और भी करीब ले जाता है। आपका सोचना तार्किक है, पर हकीकत थोड़ी अलग है और ज्यादा दिलचस्प भी। कैसे? इसका जवाब भी एक प्रयोग से मिलता है। मान लीजिए हम एक कागज पर लोहे का महीन बुरादा, जिसे लोहरेतन भी कहते हैं, फैला देते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर एक छड़ चुंबक को धीरे से रखें तो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो
बुरादा पूरे चुंबक पर एक समान परत बना लेगा, क्योंकि पूरा पत्थर ही तो चुंबक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक के बीच के हिस्से में तो लगभग न के बराबर चिपकता है, जबकि उसके दोनों सिरों पर घने गुच्छों की तरह जमा हो जाता है, जैसे सारी शक्ति वहीं पर हो। अरे, तो चुंबक का बीच का हिस्सा एक तरह से एक न्यूट्रल जोन जैसा है, जहां ज्यादा हलचल नहीं होती। एकदम सही। सारी शक्ति किनारों पर केंद्रित होती है, और चुंबक के इन्हीं दो शक्तिशाली सिरों को उसके ध्रुव यानी पोल्स कहा जाता है। ध्रुव? हाँ, परंपरा के अनुसार एक को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का नाम दिया गया है। एक मिनट, अगर सारी शक्ति इन दो ध्रुवों में ही है, तो क्या हम एक ऐसा चुंबक बना सकते हैं जिसका सिर्फ एक ही ध्रुव हो? मान लीजिए हम एक चुंबक को ठीक बीच से तोड़ दें, तो क्या हमें एक सिर्फ नॉर्थ पोल वाला और एक सिर्फ साउथ पोल वाला टुकड़ा मिलेगा? ये सवाल वैज्ञानिकों को लंबे समय तक उलझाए रहा, लेकिन इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़ों में ही रहते हैं। अगर आप एक चुंबक को तोड़कर दो टुकड़े कर देंगे, तो आपको दो छोटे छोटे चुंबक मिलेंगे, और दोनों में अपना अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। मतलब? आप उसे तोड़ते जाइए, चाहे आप उसे परमाणु के स्तर तक ही क्यों ना ले जाएं, हर एक टुकड़े में हमेशा दोनों ध्रुव मौजूद रहेंगे। रुकिए, मतलब अगर मैं एक चुंबक को 1000 टुकड़ों में भी तोड़ दूं, तो मेरे पास 1000 छोटे पूरे चुंबक होंगे, जिनमें से हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। जी हाँ, ये तो किसी जादू जैसा लगता है, विज्ञान जैसा नहीं। यह चुंबकत्व के सबसे मूलभूत नियमों में से एक है। यह हमें बताता है कि चुंबकत्व किसी एक बिंदु पर नहीं है, बल्कि वो पदार्थ की पूरी संरचना में, उसके कण कण में बसा हुआ है। कमाल है। लेकिन मैं अभी भी उस तूफानी रात में रेशमा के नाविकों के साथ फंसी हुई हूँ। उनके पास एक पत्थर है जिसके 2 शक्तिशाली सिरे हैं। ये उन्हें घर का रास्ता कैसे दिखा सकता है? संबंध बहुत गहरा है, और यहीं से चुंबक का सबसे क्रांतिकारी गुण सामने आता है। वो क्या है? इसके लिए एक और प्रयोग की कल्पना करते हैं। अगर हम एक छड़ चुंबक को उसके बीच से एक पतले धागे से बांधकर हवा में लटका दें, ताकि वो आजादी से घूम सके, और फिर उसे शांत होने दें, आपको क्या लगता है क्या होगा? शायद वो किसी भी दिशा में रुक जाएगा, हवा के हल्के से झोंके पर निर्भर करेगा। पहली बार में ऐसा ही लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे आप उसे कितनी भी बार घुमाकर छोड़ दें, वो हर बार घूम फिर कर एक ही खास दिशा में आके ठहरेगा। एक ही दिशा में? कौन सी? उत्तर दक्षिण, हमेशा। हमेशा उत्तर दक्षिण? पर क्यों? एक पत्थर का टुकड़ा हमेशा एक ही दिशा को क्यों चुनता है? इसका कारण बहुत फैसिनेटिंग है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी वो खुद एक बहुत बड़े विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्या सच में हमारी पृथ्वी एक चुंबक है? हाँ, पृथ्वी के गर्म पिघले हुए कोर में जो धाराएं बह रही हैं, वे एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं जो पूरे ग्रह को घेरे हुए है। ये कोई स्थिर पत्थर नहीं है, ये एक जीवित चुंबकीय प्रणाली है। अरे वाह! तो जब हम एक छोटा चुंबक लटकाते हैं, तो वो असल में पृथ्वी के इस विशाल चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को अलाइन कर लेता है। बिल्कुल। छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर खिंच जाता है, और इसी अद्भुत गुण ने चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास को जन्म दिया। अच्छा, तो कंपास बस इसी सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, कंपास असल में एक छोटी सी डिब्बी है जिसके अंदर एक हल्की चुंबकीय सुई एक पिन पर रखी होती है, ताकि वो आजादी से घूम सके। जब भी कंपास को समतल रखते हैं, उसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, और नाविकों की सहूलियत के लिए सुई के उत्तरी ध्रुव को अक्सर लाल रंग से रंग दिया जाता है। तो अब चाहे रात हो, बादल हो या घना कोहरा, आपके पास हमेशा एक दिशा होती है। यही वो रास्ता जो रेशमा के नाविकों को तूफान से बाहर निकाल सकता था। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत में भी पुराने समय में नाविक एक ऐसे ही उपकरण का इस्तेमाल करते थे। उसे मत्स्य यंत्र कहते थे। मत्स्य यंत्र? हाँ, बड़ा रचनात्मक था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा होता था, जिसे तेल से भरे एक बर्तन में रख देते थे। हाँ। और वो चुंबकीय मछली हमेशा उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके तैरती रहती थी। मत्स्य यंत्र, ये नाम ही कितना खूबसूरत है। ये दिखाता है कि बिना किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंसान ने प्रकृति के नियमों को कितनी गहराई से समझा था। बिल्कुल। और मजे की बात तो ये है कि हम भी अपना कंपास बना सकते हैं। स्रोतों के अनुसार एक साधारण सिलाई वाली सुई को एक चुंबक के एक ही ध्रुव पर एक ही दिशा में 30-40 बार रगड़ने से वो चुंबकीय बन जाती है।
और फिर उस चुंबकीय सुई को अगर कॉर्क के एक छोटे टुकड़े में फंसाकर पानी से भरे कटोरे में रख दिया जाए, वो तैरने लगता है और एक कंपस की तरह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा बताने लगता है। बिल्कुल। तो रेशमा को अपनी कहानी का हल मिल गया। उसकी नाविकों ने कंपस का इस्तेमाल किया और वे तूफान से बाहर आ गए। लेकिन मुझे लगता है चुंबकों की कहानी में अभी एक और पहलू बाकी है। सही कहा आपने। अभी तक हमने सिर्फ चुंबकों के आकर्षण की बात की है, लेकिन जब दो चुंबक आमने सामने आते हैं तो एक और ताकत देखने को मिलती है, प्रतिकर्षण। यानी रिपल्शन। हाँ, एक दूसरे को दूर धकेलना। हाँ, मुझे याद है बचपन में जब मैं दो चुंबकों के कुछ सिरों को पास लाने की कोशिश करती थी तो ऐसा लगता था जैसे उनके बीच कोई अदृश्य दीवार हो। आप उसे देख नहीं सकते थे पर अपनी उंगलियों में उस जोर को महसूस कर सकते थे। वो क्या था? वो अदृश्य दीवार ही प्रतिकर्षण थी। इसका एक बहुत ही सरल और सुंदर नियम है। क्या? जब दो चुंबकों के असमान ध्रुवों को पास लाया जाता है, मतलब एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, तो वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। वे आकर्षक होते हैं। ठीक है, यानी विपरीत आकर्षित करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ये तो समझ आता है। लेकिन अगर आप दो चुंबकों के समान ध्रुवों को पास लाने की कोशिश करेंगे, जैसे दोनों के नॉर्थ पोल या दोनों के साउथ पोल, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, जोर से दूर धकेलेंगे। वे प्रतिकर्षित होते हैं। यही चुंबकत्व का मूलभूत नियम है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो वो जो बचपन में मैं महसूस करती थी, वो असल में दो एक जैसे ध्रुवों की लड़ाई थी जो एक दूसरे को पास आने से रोक रही थी। ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। आकर्षण ही बताने का एक तरीका है कि कोई चीज चुंबकीय है या नहीं, लेकिन प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हम क्या लेकर जा रहे हैं? हमने रेशमा की एक अटकी हुई कहानी से शुरुआत की और चुंबकों की इस अदृश्य दुनिया में उतर गए। हमने जाना कि चुंबक सिर्फ लोहे से ही नहीं बल्कि निकल और कोबाल्ट से भी दोस्ती करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हर चुंबक के दो अविभाज्य साथी होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेशमा के नाविकों के काम आई, चुंबक का वो जिद्दी स्वभाव कि जब भी उसे आजाद छोड़ो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। हाँ, ये गुण पृथ्वी के अपने विशाल चुंबकीय क्षेत्र की देन है और इसी ने कंपास जैसे क्रांतिकारी यंत्र को जन्म दिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और अंत में हमने चुंबकों के बीच का सरल नियम समझा। असमान ध्रुव एक दूसरे की ओर खींचते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये एक शानदार सफर था, एक साधारण से पत्थर के असाधारण गुणों को समझने का। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। हमने ये सीखा कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है और हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम, हमारी तकनीक इसी पर निर्भर करती है। लेकिन क्या पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र हमेशा से ऐसा ही था और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में कई बार इसके चुंबकीय ध्रुव पलट चुके हैं। मतलब जो चुंबकीय उत्तर था वो दक्षिण बन गया और जो दक्षिण था वो उत्तर। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब हमारे सारे कंपास अचानक उल्टी दिशा दिखाने लगेंगे। ठीक यही। और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रक्रिया भविष्य में फिर से हो सकती है, शायद अभी भी बहुत धीमी गति से हो रही हो। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी आधुनिक दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे पावर ग्रिड, हमारे सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम, इन सब का क्या होगा? और उन लाखों प्रवासी पक्षियों और समुद्री कछुओं का क्या होगा जो हजारों सालों से पृथ्वी के इसी चुंबकीय क्षेत्र को अपना गूगल मैप्स बनाकर सफर करते आए हैं? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति की कितनी शक्तिशाली और परिवर्तनशील शक्तियों पर टिके हुए हैं।